हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख ले, तब ज़्यादा समझ में आएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। शाही परिवार। हरम शब्द का प्रयोग प्रायः मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करने के लिए होता है। यह शब्द फारसी से निकला है, जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। पवित्र स्थान। हरम शब्द, हरम कहाँ से निकला है? फारसी शब्द से। मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियां और उपपत्नियां, उसके नज़दीकी और दूर के रिश्तेदार, माता, सौतेली व उपमाताएं, बहन, पुत्री, बहू, चाची, मौसी, बच्चे आदि व महिला परिचरिकाएं तथा गुलाम होते थे। बहुविवाह प्रथा भारतीय उपमहाद्वीप में विशेषकर शासक वर्गों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। राजपूत कुलों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध बनाने व मैत्री संबंध स्थापित करने का एक तरीका थे। विवाह में पुत्री को भेंट स्वरूप दिए जाने के साथ पराया एक क्षेत्र भी उपहार में दे दिया जाता था। इससे विभिन्न शासक वर्गों के बीच पदानुक्रमिक संबंधों की निरंतरता सुनिश्चित हो जाती थी। इस तरह के विवाह और उनके फलस्वरूप विकसित संबंधों के कारण ही मुगल बंधुता के एक व्यापक तंत्र का निर्माण कर सके। इससे वे महत्वपूर्ण वर्गों से जुड़े और उन्हें एक बृहद साम्राज्य को इकट्ठा रखने में मदद मिली। मुगल परिवार में शाही परिवारों से आने वाली स्त्रियों, बेगमों और अन्य स्त्रियों अगहा, जिनका जन्म कुलीन परिवार में नहीं हुआ था, में अंतर रखा जाता था। मेहर के रूप में अच्छा खासा नकद और बहुमूल्य वस्तुएं लेने के बाद विवाह करके आई बेगमों को अपने पतियों से स्वाभाविक रूप से अगहाओं की तुलना में अधिक ऊंचा दर्जा और सम्मान मिलता था। राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के पदानुक्रम में उपपत्नियों अगाचा की स्थिति सबसे निम्न थी। इन सभी को नगद मासिक भत्ता तथा अपने अपने दर्जे के हिसाब से उपहार मिलते थे। वंश आधारित पारिवारिक ढांचा पूरी तरह अस्थायी नहीं था। यदि पति की इच्छा हो और उसके पास पहले से ही 4 पत्नियां न हो तो अगहा और अगाचा भी बेगम की स्थिति पा सकती थी। प्रेम तथा मातृत्व ऐसी स्त्रियों को विधि सम्मत विवाहित पत्नियों के दर्जे तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पत्नियों के अतिरिक्त मुगल परिवार में अनेक महिला तथा पुरुष गुलाम होते थे। वे साधारण से साधारण कार्य से लेकर कौशल, निपुणता तथा बुद्धिमत्ता के अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे। गुलाम हिजड़े ख्वाजा सर परिवार के अंदर और बाहर के जीवन में रक्षक, नौकर और परिवार में दिलचस्पी लेने वाली महिलाओं के एजेंट होते थे। यह आपका इंपॉर्टेंट हो गया। हिजड़े को क्या कहा जाता था? ख्वाजा सर। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने महत्वपूर्ण वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की बेगम थी। शाहजहां की पुत्री जहां आरा और रोशन आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों के समान वार्षिक आय होती थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा को सूरत के बंदरगाह नगर, जो कि विदेशी व्यापार का एक लाभप्रद केंद्र था, से राजस्व प्राप्त होता था। यह आपका इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। जहां आरा और रोशन आरा, ये किसकी बहन हो गई? औरंगजेब की बहन हो गई और शाहजहां की पुत्री हो गई। संसाधनों पर नियंत्रण ने मुगल परिवार की महत्वपूर्ण स्त्रियों को इमारतों व बागों के निर्माण का अधिकार दे दिया। जहां आरा ने शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद, दिल्ली की कई वास्तुकलात्मक परियोजनाओं में हिस्सा लिया। इनमें से आंगन व बाग के साथ एक 2 मंजिली भव्य कारवां सराय भी थी। शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा जहां आरा द्वारा बनाई गई थी। चांदनी चौक आपका जहां आरा द्वारा। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई एक रोचक पुस्तक हुमायूंनामा से हमें मुगलों की घरेलू दुनिया की एक झलक मिलती है। यह आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। हुमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम।
ये किसकी पुत्री है? बाबर। बाबर की पुत्री हो गई। और ये आपका हुमायूं, हुमायूं की बहन हो गई। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन तथा अकबर की फूफी, फूफी मतलब फूफा फूफी। गुलबदन स्वयं तुर्की तथा फारसी में धारा प्रवाह लिख सकती थी। जब अकबर ने अबुल फजल को अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया तो उसने अपनी फूफी से बाबर और हुमायूं के समय के अपने पहले संस्मरणों को लिपिबद्ध करने का आग्रह किया ताकि अबुल फजल उनका लाभ उठाकर अपनी कृति को पूरा कर सके। गुलबदन बेगम ने जो लिखा वह मुग़ल बादशाहों की प्रशस्ति नहीं थी, बल्कि उसने राजाओं और राजकुमारों के बीच चलने वाले संघर्षों और तनावों के साथ ही इनमें से कुछ संघर्षों को सुलझाने में परिवार की उम्र दराज स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में विस्तार से लिखा। फतेहपुर सिकरी में शहजादे सलीम का जन्म अकबरनामा रामदास द्वारा चित्रित ये दिखाया गया आपका, ये चित्र दिखाया गया है। शाही नौकरशाही भर्ती की प्रक्रिया तथा पद। मुगल इतिहास विशेषकर अकबरनामा ने साम्राज्य की ऐसी कल्पना की जिसमें प्रक्रिया और सत्ता लगभग पूरी तरह से एकमात्र बादशाह में निहित होती है, जबकि शेष राज्य को बादशाह के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदर्शित किया गया है। किंतु मुगल राजतंत्र के बारे में इन इतिहासों से प्राप्त समृद्ध जानकारी को हम ध्यान से देखें तो हम उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनसे कई भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाओं पर आधारित शाही संगठन प्रभावशाली ढंग से कार्य करने में सक्षम हुआ। मुगल राज्य का एक महत्वपूर्ण स्तंभ इसके अधिकारियों का दल था, जिसे इतिहासकार सामूहिक रूप से अभिजात वर्ग भी कहते हैं। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न निरी जातीय तथा धार्मिक समूहों से होती थी। इससे यह सुनिश्चित हो जाता था कि कोई भी दल इतना बड़ा न हो कि वह राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके। मुगलों के अधिकारी वर्ग को गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ जुड़े हुए थे। साम्राज्य के निर्माण के आरंभिक चरण से ही तुरानी और ईरानी अभिजात अकबर की शाही सेवा में उपस्थित थे। इनमें से कुछ हुमायूं के साथ भारत चले आए थे, कुछ अन्य बाद में मुगल दरबार में आए थे। 1560 से आगे भारतीय मूल के दो शासकीय समूह राजपूतों व भारतीय मुसलमानों शेखजादाओं ने शाही सेवा में प्रवेश किया। इनमें नियुक्त होने वाला प्रथम व्यक्ति एक राजपूत मुखिया अम्बेर का राजा भारमल कचवाहा था, जिसकी पुत्री से अकबर का विवाह हुआ था। ये पूछा जाता है अकबर का विवाह किससे हुआ था? कचवाहा के राजा से, अम्बेर का राजा भारमल कचवाहा, इसकी पुत्री से। शिक्षा और लेखाशास्त्र की ओर झुकाव वाले हिंदू जातियों के सदस्यों को भी पदोन्नत किया जाता था। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का है, जो खत्री जाति का था। मुगल अभिजात वर्ग। चंद्रभान ब्राह्मण ने शाहजहां के शासनकाल के दौरान लिखी अपनी पुस्तक चार चमन चार बाग के मुगल अभिजात वर्ग का इस प्रकार वर्णन किया है। विभिन्न जातियों अरब, ईरानी, तुर्की, ताजिद, कुर्द, ततार, रूसी, अबिसिनाई इत्यादि और देशों तुर्की, मिस्र, सीरिया, इराक, अरब, ईरान, खुरासन, तुरान के लोगों, वस्तुतः सभी समाजों से विभिन्न समूहों और श्रेणियों के लोगों को शाही दरबार में आश्रय प्राप्त हुआ। भारत से विभिन्न समूहों, ज्ञान और शिल्प में निपुण व्यक्तियों के साथ साथ सुयोद्धाओं, उदाहरण के लिए बुखारी और भक्करी, विशुद्ध वंशों के सैयद, अभिजात वंश के शेखजादा, लोधी, रोहिल्ला, यूसुफजई जैसी अफगान जनजातियों, राणा, राजा, राव व राया अर्थात राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, हाड़, गौड़, चौहान, पवार, भादुरिया, सोलंकी, बुंदेला, शेखावत नाम से संबोधित की जाने वाली राजपूत जातियों व घक्खर, खोखर,
बलूची और अन्य सभी भारतीय जनजातियों जो तलवार चलाती थी, वह 100 से 7,000 जात के मनसब घास के मैदानों और पर्वतीय भागों से भूस्वामी कर्नाटक, बंगाल, असम, उदयपुर आपका राजस्थान, श्रीनगर, कुमायूं, तिब्बत व किश्तवाड़ इत्यादि क्षेत्रों से सभी जनजातियों और समूहों को शाही दरबार को चूमने में आने अथवा रोजगार पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासन में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। जहांगीर के शासन काल में जहांगीर की राजनीतिक रूप से प्रभावशाली रानी नूरजहां मृत्यु 1645 में ईरानी थी। औरंगजेब ने राजपूतों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में अधिकारियों के समूह में मराठे अच्छी खासी संख्या में थी। औरंगजेब के समय सबसे ज़्यादा हिंदू उच्च स्थान पर नियुक्त किया गया था। सभी सरकारी अधिकारियों के दर्जे और पदों में दो तरह के संख्या विषयक ओहदे होते थे। जातशाही पदानुक्रम में अधिकारी मनसबदार के पद और वेतन का सूचक था और सवार यह सूचित करता था कि उस सेवा में कितने घुड़सवार रखना अपेक्षित था। 17वीं शताब्दी में 1000 या उससे ऊपर जात वाले मनसबदार अभिजात उमरा, जो कि अमीर का बहुवचन है, कहे गए। उमरा हो गया आपका अमीर। सैन्य अभियानों में ये अभिजात अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते थे तथा प्रांतों में वे साम्राज्य के अधिकारियों के रूप में भी कार्य करते थे। प्रत्येक सैन्य कमांडर घुड़सवारों को भर्ती करता था, उन्हें हथियारों आदि से लैस करता था और उन्हें प्रशिक्षण देता था। घुड़सवारी फौज मुगल फौज का अपरिहार्य अंग था। अपरिहार्य अंग मतलब अभिन्न, अनिवार्य अंग या अभिन्न अंग भी कह सकते हैं। अभिन्न अंग। घुड़सवार सिपाही शाही निशान से पार्श्व भाग में दागे गए उत्कृष्ट श्रेणी के घोड़े रखते थे। निम्नतम ओहदों के अधिकारियों को छोड़कर बादशाह स्वयं सभी अधिकारियों के ओहदों, पदवियों और आधिकारिक नियुक्तियों के बदलाव का पुनरीक्षण करता था। मनसब प्रथा की शुरुआत करने वाले अकबर ने अपने अभिजात वर्ग के कुछ लोगों को शिष्य मुरीद की तरह मानते हुए उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ते भी कायम किए। यह आपका पूछा जाता है, मनसब प्रथा किसके द्वारा शुरुआत हुआ था? अकबर के द्वारा। अभिजात वर्ग के सदस्यों के लिए शाही सेवा शक्ति, धन या उच्चतम प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक जरिया था। सेवा में आने का इच्छुक व्यक्ति एक अभिजात के जरिए याचिका देता था, जो बादशाह के सामने तजवीज़ प्रस्तुत करता था। अगर याचिकाकर्ता को सुयोग्य माना जाता था तो उसे मनसब प्रदान किया जाता था। मीर बख्शी, उच्चतम वेतनदाता, खुले दरबार में बादशाह के दाएं ओर खड़ा होता था तथा नियुक्ति और पदोन्नति के सभी उम्मीदवारों को प्रस्तुत करता था, जबकि उसका कार्यालय उसकी मुहर व हस्ताक्षर के साथ साथ बादशाह की मुहर व हस्ताक्षर वाले आदेश तैयार करता था। केंद्र में दो अन्य महत्वपूर्ण मंत्री थे, दीवाने आला वित्त मंत्री और सदर उस सुदूर मदद ए मास अथवा अनुदान का मंत्री और स्थानीय न्यायाधीशों अथवा काजियों की नियुक्ति का प्रभारी। ये तीनों मंत्री कभी कभी इकट्ठे एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करते थे। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। दीवाने आला हो गया वित्त मंत्री और सदर ये आपका हो गया सदर उस सदुर मदद ए मास अनुदान का मंत्री। ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। अकबर ने इन तथा अन्य सलाहकारों के साथ मिलकर साम्राज्य की प्रशासनिक, राजकोषीय व मौद्रिक संस्थाओं को आकार प्रदान किया। दरबार में अभिजात। अकबर के दरबार में ठहरा हुआ जेसुइट पादरी फादर एंटोनियो मानसेरेट उल्लेख करता है। जेसुइट आपका ईसाई धर्म का प्रचारक। सत्ता के बेधड़क उपयोग से उच्च अभिजातों को रोकने के लिए राजा उन्हें दरबार में बुलाता है
और निरंकुश आदेश देता है, जैसे कि वे उसके दास हो। इन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत से मेल नहीं खाता था। तजवीज़ एक अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली ऐसी याचिका थी जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती थी। दरबार में नियुक्त तैनात रकाब अभिजातों का एक ऐसा सुरक्षित दल था जिसे किसी भी प्रांत या सैन्य अभियान में प्रतिनियुक्त किया जा सकता था। वे प्रतिदिन 2 बार सुबह व शाम को सार्वजनिक सभा भवन में बादशाह के प्रति आत्मनिवेदन करने के कर्तव्य से बंधे थे। दिन रात बादशाह और उसके घराने की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी वे उठाते थे। सूचना तथा साम्राज्य सटीक और विस्तृत आलेख तैयार करना मुगल प्रशासन के लिए मुख्य रूप से महत्वपूर्ण था। मीर बख्शी दरबारी लेखकों वाक्यानवीस के समूह का निरीक्षण करता था। दरबारी लेखक कौन हो गया? दरबारी लेखक हो गया आपका वाक्यानवीस। महत्वपूर्ण शब्दावली। ये लेखक ही दरबार में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी अर्जियों व दस्तावेजों तथा सभी शासकीय आदेशों फरमान का आलेख तैयार करते थे। इसके अतिरिक्त अभिजातों व क्षेत्रीय शासकों के प्रतिनिधि वकील दरबार की बैठकों, पहर की तिथि और समय के साथ उच्च दरबार से समाचार, अखबारात दरबार मुहल्ला शीर्षक के अंतर्गत दरबार की सभी कार्यवाहियों का विवरण तैयार करते थे। अखबारात में हर तरह की सूचनाएं होती है, जैसे दरबार में उपस्थिति, पदों और पदवियों का दान, राजनयिक शिष्टमंडलों ग्रहण किए गए उपहारों तथा किसी अधिकारी के स्वास्थ्य के विषय में बादशाह द्वारा की गई पूछताछ। राजाओं और अभिजातों के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन का इतिहास लिखने के लिए यह सूचनाएं बहुत उपयोगी होती है। समाचार, वृत्तांत और महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज शाही डाक के जरिए मुगल शासन के अधीन क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों, कसीद अथवा पथमार के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। काफ़ी दूर स्थित प्रांतीय राजधानियों से भी वित्रांत बादशाह को कुछ ही दिनों में मिल जाया करते थे। राजधानी से बाहर तैनात अभिजातों के प्रतिनिधि अथवा राजपूत राजकुमार तथा अधीनस्थ शासक बड़े मनोयोग से इन उद्घोषणाओं की नकल तैयार करते थे। वह संदेश वाहकों के जरिए अपनी टिप्पणियां अपने स्वामियों के पास भेज देते थे। सार्वजनिक समाचार के लिए पूरा साम्राज्य आश्चर्यजनक रूप से तीव्र सूचना तंत्र से जुड़ा हुआ था। हरकार क्या हो जाएगा? डाक विभाग लिख लीजिएगा। केंद्र से परे प्रांतीय प्रशासन। केंद्र में स्थापित कार्यों के विभाजन को प्रांतों सूबों में दोहराया गया था। ये आपका पूछा गया है। सूबा क्या है आपका? सरकारों में, और केंद्र हो गया प्रांतों में। यह आपका यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ भी केंद्र के समान मंत्रियों के अनुरूप अधीनस्थ दीवान, बख्शी और सद्र होते थे। प्रांतीय शासन का प्रमुख गवर्नर सूबेदार होता था, जो सीधा बादशाह को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता था। प्रत्येक सूबा कई सरकारों में बटा हुआ था। अक्सर सरकार की सीमाएं फौजदारों के नीचे आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं से मेल खाती थी। इन इलाकों में फौजदारों को विशाल घुड़सवार फौज और तोपचियों के साथ रखा जाता था। परगना उपजिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन की देखरेख 3 अर्ध वंशानुगत अधिकारियों कानूनगो, राजस्व आलेख का रखवाला, चौधरी, राजस्व संग्रह का प्रभारी और काजी द्वारा जाती थी। यह आपका राजस्व संग्रह का प्रभारी कौन हो गया? चौधरी हो गया। और राजस्व आलेख का रखवाला कौन हो गया? कानूनगो हो गया। शासन के प्रत्येक विभाग के पास लिपिकों का एक बड़ा सहायक समूह, लेखाकार, लेखा परीक्षक, संदेशवाहक और अन्य कर्मचारी होते थे, जो तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारी थे। ये मानकीकृत नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करते तथा प्रचुर संख्या में लिखित आदेश व वृत्तांत तैयार करते थे। सर्वत्र फारसी को शासन की भाषा
बना दिया गया, लेकिन ग्राम लेखा के लिए स्थानीय भाषाओं का प्रयोग होता था। मुगल इतिहासकारों ने प्रायः बादशाह और उसके दरबार को ग्राम स्तर तक के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का नियंत्रण करते हुए प्रदर्शित किया है, पर जैसा कि आपने देखा, अध्याय 8 इस प्रक्रिया का तनाव मुक्त रहना असंभव सा ही था। स्थानीय जमींदारों और मुगल साम्राज्य के प्रतिनिधियों के बीच के संबंध कई बार संसाधनों और सत्ता के बंटवारों को लेकर संघर्ष का रूप लेते थे। जमींदार प्रायः राज्य के खिलाफ किसानों का समर्थन संगठित करने में सफल हो जाते थे। सीमाओं के परे इतिवृत्तों के लेखकों ने मुगल बादशाहों द्वारा धारण की गई कई गंजायमान पदवियों को सूचीबद्ध किया है। इनके अंतर्गत शाहजहां, शहंशाह, राजाओं का राजा जैसे सामान्य पदवियां, अथवा जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला, अथवा शाहजहां, विश्व का राजा जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा अपनाई गई खास उपाधियां शामिल थी। मुगल बादशाहों के अविजित क्षेत्रीय व राजनीतिक नियंत्रण के दावों को दोहराने के लिए इतिहासकार प्रायः इन पदवियों और उनके अर्थों का हवाला देते थे, लेकिन यही समसामयिक इतिहास पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों के साथ राजनयिक रिश्तों और संघर्ष का विवरण देते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय हितों की वजह से कुछ तनाव और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का पता चलता है। यह आपका शाहजहां को खुर्रम कहा जाता है। कंधार की घेराबंदी को दिखाया गया है। सफावी और कंधार मुगल राजाओं तथा ईरान व तुरान के पड़ोसी देशों के राजनीतिक व राजनयिक रिश्ते अफगानिस्तान को ईरान व मध्य एशिया के क्षेत्रों से पृथक करने वाले हिंदुकुश पर्वतों द्वारा निर्धारित सीमा के नियंत्रण पर निर्भर करते थे। भारतीय उपमहाद्वीप में आने को इच्छुक सभी विजेताओं को उत्तर भारत तक पहुंचने के लिए हिंदुकुश को पार करना होता था। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? पाकिस्तान में। मुगल नीति का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सामरिक महत्व की चौकियों, विशेषकर काबुल व कंधार पर नियंत्रण के द्वारा इस संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। कंधार सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े की जड़ था। कंधार यह किला नगर आरंभ में हुमायूं के अधिकार में था, जिसे 1595 में अकबर द्वारा पुनः जीत लिया गया। यद्यपि सफावी दरबार ने मुगलों के साथ अपने राजनयिक संबंध बनाए रखे तथापि कंधार पर यह दावा करता रहा। 1613 में जहांगीर ने शाह अब्बास के दरबार में कंधार को मुगल अधिकार में रहने देने की वकालत करने के लिए एक राजनयिक दूत भेजा, लेकिन यह शिष्टमंडल अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। 1622 के शीत ऋतु में एक फारसी सेना ने कंधार पर घेरा डाल दिया। मुगल रक्षक सेना पूरी तरह से तैयार नहीं थी, अतः वह पराजित हुई और उसे किला तथा नगर सफावियों को सौंपने पड़े। ये आपका पूछा जाता है। अकबर अनपढ़ था और एक पूछा जाता है अकबर द्वारा सोने का सबसे ऊंचा सिक्का सोने का सबसे ऊंचा सिक्का का क्या नाम था? सहनसा। ये आपका किसमें पूछा है? यूपी पीसीएस में और उत्तराखंड पीसीएस एआरओ में। जहांगीर का स्वप्न। इस लघु चित्र के अभिलेख से पता चलता है कि जहांगीर ने हाल ही में देखे गए एक स्वप्न को अबुल हसन से चित्र से उतारने के लिए कहा। अबुल हसन आपका चित्रकार किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में। ये पूछा गया प्रश्न है। अबुल हसन ने इस दृश्य में दो शासकों जहांगीर व सफावी शाह अब्बास को मित्रीवत गले लगाते हुए प्रदर्शित करते हुए चित्र बनाया है। दोनों ही राजाओं का चित्रण उनकी पारंपरिक पोशाकों में किया गया है। शाह की आकृति 1613 में मुगल राजदूत वर्ग के साथ ईरान गए विशन दास द्वारा बनाए गए चित्रों पर आधारित है। इससे इस दृश्य को, जो कि काल्पनिक है क्योंकि दोनों शासक कभी आपस में नहीं मिले, एक तरीके की
प्रामाणिकता मिली। ऑटोमन साम्राज्य, तीर्थ यात्रा और व्यापार। ऑटोमन साम्राज्य के साथ मुगलों ने अपने संबंध इस हिसाब से बनाए कि वे ऑटोमन नियंत्रण वाले क्षेत्रों में व्यापारियों व तीर्थयात्रियों के स्वतंत्र आवागमन को बरकरार रखवा सके। यह हिजाज अर्थात ऑटोमन अरब के उस हिस्से के लिए विशेष रूप से सत्य था जहाँ मक्का और मदीना के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल स्थित थे। इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों में मुगल बादशाह आमतौर पर धर्म एवं वाणिज्य के मुद्दों को मिलाने की कोशिश करता था। यह लाल सागर के बंदरगाह अदन और मोखा को बहुमूल्य वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देता था और इनकी बिक्री से अर्जित आय को उस इलाके के धर्म स्थलों व फकीरों में दान में बांट देता था। हालांकि औरंगजेब को जब अरब भेजे जाने वाले धन के दुरुपयोग का पता चला तो उसने भारत में उसके वितरण का समर्थन किया, क्योंकि उसका मानना था कि यह भी वैसा ही ईश्वर का घर है जैसा कि मक्का। मुगल दरबार में जेसुइट धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म यूरोप को भारत के बारे में जानकारी जेसुइट धर्म प्रचारकों, यात्रियों, व्यापारियों और राजनीतिकों के विवरणों से हुई। मुगल दरबार के यूरोपीय विवरणों में जेसुइट वृत्तांत सबसे पुराने वृत्तांत है। 15वीं शताब्दी के अंत में भारत तक एक सीधे समुद्री मार्ग की खोज का अनुसरण करते हुए पुर्तगाली व्यापारियों ने तटीय नगरों में व्यापारिक केंद्रों का जाल स्थापित किया। पुर्तगाली राजा भी सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट के धर्म प्रचारकों की मदद से ईसाई धर्म के प्रसार में रुचि रखता था। 16वीं शताब्दी के दौरान भारत आने वाले जेसुइट शिष्टमंडल व्यापार और साम्राज्य निर्माण की इस प्रक्रिया के हिस्सा थे। अकबर ईसाई धर्म के विषय में जानने को बहुत उत्सुक था। उसने जेसुइट पादरियों को आमंत्रित करने के लिए एक दूत मंडल गोवा भेजा। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सिकरी के मुगल दरबार में 1580 में पहुंचा। ये पूछा गया प्रश्न है। और वह वहाँ लगभग 2 वर्ष रहा। इन जेसुइट लोगों ने ईसाई धर्म के विषय में अकबर से बात की और उसके सद्गुणों के विषय में उलमा से उनका वाद विवाद हुआ। लाहौर के मुगल दरबार में 2 और शिष्टमंडल 1591 और 1555 में भेजे गए। जेसुइट विवरण व्यक्तिगत प्रेक्षणों पर आधारित है और वे बादशाह के चरित्र और सोच पर गहरा प्रकाश डालते हैं। सार्वजनिक सभाओं में जेसुइट लोगों को अकबर के सिंहासन के काफ़ी नज़दीक स्थान दिया जाता था। वे उसके साथ अभियानों में जाते, उसके बच्चों को शिक्षा देते तथा उसके फुर्सत के समय वे अक्सर उसके साथ होते। जेसुइट विवरण मुगल काल के राज्य अधिकारियों और सामान्य जनजीवन के बारे में फारसी इतिहासों में दी गई सूचना की पुष्टि करते हैं। बादशाह तक सुलभ पहुँच। पहले जेसुइट शिष्टमंडल का एक सदस्य मॉन्सेरेट अपने अनुभवों का विवरण लिखते हुए कहता है, उससे अकबर से भेंट करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए उसकी पहुंच कितनी सुलभ है इसके बारे में अतिशयोक्ति करना बहुत कठिन है। लगभग प्रत्येक दिन वह ऐसा अवसर निकालता है कि कोई भी आम आदमी अथवा अभिजात उससे मिल सके और बातचीत कर सके। उससे जो भी बात करने आता है उन सभी के प्रति कठोर न होकर वह स्वयं को मधुरभाषी और मिलनसार दिखाने का प्रयास करता है। उसे उसकी प्रजा के दिलो दिमाग से जोड़ने में इस शिष्टाचार और भद्रता का भी असाधारण प्रभाव है। औपचारिक धर्म पर प्रश्न उठाना। जेसुइट शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति अकबर ने जो उच्च आदर प्रदर्शित किया उससे वे बहुत प्रभावित हुए। ईसाई धर्म सिद्धांतों में बादशाह की स्पष्ट दिलचस्पी की व्याख्या उन्होंने अपने मत में बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत रूप में की। इसे पश्चिमी यूरोप में हावी धार्मिक असहिष्णुता के माहौल के प्रकाश में समझा जा सकता है। मॉन्सेरेट ने टिप्पणी की, राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी को उसके धर्म के अनुपालन की अनुमति देकर उसने वास्तव में सबका तिरस्कार किया। धार्मिक ज्ञान के लिए अकबर की तलाश
ने फतेहपुर सिकरी के इबादत खाने में विद्वान मुसलमानों, हिंदुओं, जैनों, पारसियों और ईसाइयों के बीच अंतर धर्मीय वाद विवाद को जन्म दिया। इबादत खाना अकबर के द्वारा, ये पूछा जाता है, अकबर के द्वारा स्थापित कब किया गया था? 1575 में। ये पूछा गया प्रश्न है यूपी टीईटी में और यूके एसएससी में पूछा गया है। अकबर के धार्मिक विचार विभिन्न धर्मों व संप्रदायों के विभिन्न विद्वानों से प्रश्न पूछने और उनके धर्म सिद्धांतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से परिपक्व हुए। धीरे धीरे वह धर्मों को समझने की रूढ़िवादी तरीकों से दूर प्रकाश और सूर्य पर केंद्रित दैवीय उपासना के कल्पित विभिन्न दर्शनग्राही रूप की ओर बढ़ा। हमने देखा कि अकबर और अबुल फजल ने प्रकाश के दर्शन का सृजन किया और राजा की छवि तथा राज्य की विचारधारा को आकार देने में इसका प्रयोग किया। इससे दैवीय रूप से प्रेरित व्यक्ति का अपने लोगों पर सर्वोच्च प्रभुत्व तथा अपने शत्रुओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ये आपको दिखाया गया चित्र। दरबार में धार्मिक वाद विवाद। पाद्रे रुडोल्फ एक्वाविवा पहले जेसुइट शिष्टमंडल का नेता था। उसका नाम चित्र के ऊपरी भाग पर लिखा है। ये आपका जेसुइट शिष्टमंडल का नेता कौन था? पाद्रे रुडोल्फ एक्वाविवा। हरम में होम। यहाँ अब अब्दुल कादिर बंदायूनी के मुंतखाब उत तवारीख से एक अंश दिया गया है। एक धर्म विज्ञानी और दरबारी बंदायूनी अपने नियोक्ता की नीतियों का आलोचक था और अपनी पुस्तक की विषय वस्तु को वह धार्मिक सार्वजनिक नहीं करना चाहता था। युवावस्था के आरंभिक से ही महामहिम अपनी पत्नियों अर्थात हिंद के राजाओं की पुत्रियों के सम्मान में हरम में होम का आयोजन कर रहे थे। यह ऐसी धर्म क्रिया है जो अग्नि पूजा आतिश प्रस्ती से व्युत्पन्न हुई है, परंतु अपने 25वें शासन वर्ष 1578 के नए वर्ष पर उसने सार्वजनिक रूप से सूर्य और अग्नि को दंडवत प्रणाम किया। शाम को चिराग और मोमबत्तियां जलाए जाने पर सारे दरबार को आदर पूर्वक उठना पड़ा। ये विचार दरबारी इतिहासकारों के परिप्रेक्ष्य से संगत रखते थे। ये इतिहासकार हमें उन प्रक्रियाओं का बोध कराते हैं जिनके द्वारा मुगल शासक बड़े प्रभावशाली तरीके से ऐसी विजातीय जनता को एक शाही संरचना के अंतर्गत सम्मिलित कर सके। भौगोलिक विस्तार और राजनीतिक नियंत्रण के व्यापक रूप से ह्रास के बाद लगभग 1.5 शताब्दी तक इस राजवंश का नाम भारतीय उपमहाद्वीप में वैध रहा। ईरान के प्रवासी कलाकारों द्वारा मुल्तान के मकबरे से लाई गई नीली टाइलें को दिखाया गया है। कुछ प्रमुख मुगल इतिवृत्त तथा संस्करण। इतिहास। लगभग 1530 बाबर के संस्मरणों की पांडुलिपि का तुमीरियों के पारिवारिक संग्रह का हिस्सा बनना। तुर्की भाषा में लिखे गए यह संस्मरण किसी तरह एक तूफान से बचा लिए गए। लगभग 1587 गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूंनामा के लेखन की शुरुआत। ये पूछा जाता है गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी। 1589 बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के रूप में फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? अकबर के द्वारा। और बाबरनामा तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा आत्मकथा। 1589-1602 अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पर कार्य करना। 1605 से 22 जहांगीर द्वारा जहांगीरनामा नाम से अपना संस्करण लिखना, इसका आत्मकथा है। 1639 से 47 लाहौरी द्वारा बादशाह नामा के पहले 2 दफ्तरों का लेखन। ये आपका हो गया अब्दुल हमीद लाहौरी। लगभग 1650 मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासन के तीसरे दशक के इतिवृत्त लेखन की शुरुआत। 1668 मोहम्मद काजिम द्वारा औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों के इतिहास का आलमगीरनामा के नाम
से संकलन। यह आपका बाबरनामा को, एक मिनट, बाबरनामा को तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है। और लाहौरी आपका किसका शिष्य था? अबुल फजल का शिष्य था। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा? ऐसे तो नए एनसीईआरटी में ये टॉपिक को हटा दिया गया है, फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ सजेशन देना हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी एनसीईआरटी फैक्ट्स को जान सके। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।